जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का है। इसके पहले जो है ना वॉल्यूम 1 का 20 प्रैक्टिस सेट था, 21 प्रैक्टिस सेट था, एक प्रीवियस सेट था, वो सारा जो है ना हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग का कोई भी क्लास आपका वॉल्यूम 1 में छूट गया है, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 21 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और ये जो है वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट में जो है ना 3 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 वॉल्यूम 2 का करवा चुके हैं। तो नहीं देखें, जाके आप चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ जाके चेक कीजिएगा, आपको क्लास जो है ना 1 और 2 मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता हुआ वहाँ पे जो है ना लिंक इसका क्लास का दिया जाता है, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए। और एक बात और, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि आप लोग का जो है 2 से 3 दिन से क्लास नहीं आ रहा था। कारण ये था कि मेरा छोटा भाई का जो है ना इलाज करवाने चला आए थे न्यू दिल्ली, क्योंकि ज़रूरी था, इमरजेंसी जो था ना, मतलब करवाना ज़रूरी था। अचानक सर के यहाँ नंबर लग गया, फिर मजबूरी हमको जो है ना आना पड़ा, वो भी ज़रूरी था। बहुत लोग का कॉल आया था कि नहीं सर ठीक है, अपना दिखा लीजिए उधर, फिर आपका अपना जो है मैं 2-3 क्लास करके जो है ना सारा मेरा सबका जो भी क्लास ड्राइवर का है वो सारा ख़त्म कर दीजिएगा। तो आप सभी को जो है ना दिल से धन्यवाद। बाकी आपको हम सारा जो इन्फॉर्मेशन था, बहुत लोग का कॉल भी आ रहा था, इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे, क्योंकि हम वो इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे साथ जो भी होता है आपके सामने हम बात रखते हैं, ताकि हमें लगता है कि नहीं बताना ज़रूरी है, ताकि जो लोग क्लास का वेट करते हैं जिनका, और अचानक क्या हुआ कि एग्ज़ाम डेट भी आ गया। एग्ज़ाम डेट तो पहले ही दे रखा था कि हाँ एग्ज़ाम इस तारीख को होगा, लेकिन अब कन्फर्म डेट आ गया है कि आपका 10 दिसंबर को जो है ना एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी से जो है ना अभी मतलब इतना सोचिए कि जो भी क्लास करवाया गया, हर वो क्लास को जितना हो सके एक बार रिवीजन कर लीजिए। बाकी हम वॉल्यूम 2 और अरिहंत का और ये यूथ का और आपका किरण का, ये सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट हम खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे ना कि लगातार 2 से 3 क्लास पर डे आए, ताकि आपको जो है ना अंत समय में आपको बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा क्लास करवा दे, ठीक है। बाकी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, आप सभी लोग माफ़ कर दिए होंगे, इतना हमें विश्वास है। बाकी आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे और कोशिश यही करेंगे ना कि हम पर डे आपका 2 प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट करवाएं, आपका यूथ का भी बचा हुआ है वो सारा जो है ना हम आपको करवा दें, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से जो है ना किस मौर्य शासक ने बनवाया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, बताइए किसने बनवाया था। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो अशोक बनवाया था। तो सांची स्तूप मूल रूप से जो है ना मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे, करा कथा सरित सागर के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पिक किया बी होगा, सोमदेव है। कौन है, सोमदेव है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि बिंबिसार जो है ना किस राजवंश का शासक था, बताइए। बिंबिसार जो था किस राजवंश का शासक था, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, हर एक वंश का जो है ना शासक था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। शेर शाह का मकबरा जो स्थित है कहाँ है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ है, तो सासाराम में है। कहाँ है, तो सासाराम में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जंतर मंतर बनवाया था, किसने बनवाया था, बताइए। जंतर मंतर जो बनवाया था किसने बनवाया था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और याद रखिए ना कि जंतर मंतर वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर में सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। और जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, तो ये वाराणसी में भी है, मथुरा में भी है, दिल्ली में और उज्जैन, और क्या है, जयपुर में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सिंधु था। कौन था, सिंधु था, ठीक है। तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिंधु था। नेक्स्ट है करा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र के नेतृत्व जो है ना प्रदान किए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कहाँ से किए थे, तो आरा से किए थे। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना कब हुई थी, बताइए। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, कब हुआ था, 1916 में पटना उच्च न्यायालय का जो है ना स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है करा कि बांग्लादेश, कह रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, बताइए। बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर
यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 1971 में बना था। कब बना था? 1971 में बना था, ठीक है। और बांग्लादेश के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? शेख मुजीब उर जो है ना रहमान थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का जो है ना नाम है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, बताइए। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? तो एन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो एन है। नेक्स्ट आइए करा है कि मॉरिशस देश की राजधानी है, बताइए। मॉरिशस देश की राजधानी कहाँ है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोर्ट लुइस था। कहाँ है? पोर्ट लुइस है। तो मॉरिशस देश की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है। चलिए आगे देखिए, कराए कि सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, बताइए। सूबा जो है ना निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है? तो फिजी है। क्या है? तो फिजी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना, कह रहा है कि सूबा जो है ना निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सूबा है, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि ऑस्ट्रेलिया का बोलेगा तो कहाँ है? कैनबरा है। और वाना आतू का राजधानी बोलेगा तो पोर्ट विला है। और टोंगा का राजधानी बोलेगा तो नुकू अलोफा है। और नौरू का राजधानी बोलेगा तो क्या है? तो एरेन है। क्या है? तो एरेन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1921 में जाना हुआ था। कब जाना जाता था? 1921 को जो है ना विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि मुंगेर जिला किस जिले की स्थलीय सीमा जो है ना नहीं लगती, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मुंगेर जिला से किस जिला की स्थलीय सीमा नहीं लगती, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, करा है कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा जो है नहीं लगती, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? मधेपुरा होगा। तो याद रखिए ना कि मुंगेर जिला से मधेपुरा जिला की स्थलीय सीमा क्या होती है? तो नहीं लगती है। और मुंगेर जिला का क्षेत्रफल बोलेगा तो कितना है? 1419 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के जो है ना किस जिले में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर जिले में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धाधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में संविधान दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर को क्या मनाते हैं? तो भारत में जो है ना संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, करा कि तेलंगाना भारत का जो है ना कौन सा राज्य, कितने नंबर का जो है ना राज्य है, बताइए। तेलंगाना जो है भारत का कैमा राज्य है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 29वां राज्य है। कितना नंबर का है? 29वां राज्य है। नेक्स्ट है, करा कि मीनाक्षी मंदिर जो है ना कहाँ स्थित, बताइए। मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में क्या है? स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर बोलेगा कहाँ है? उड़ीसा में है। महाकालेश्वर मंदिर बोलेगा उज्जैन में है। और इस्कॉन मंदिर बोलेगा तो दिल्ली में है। सोमनाथ मंदिर बोलेगा कहाँ है? गुजरात में है। और सबरीमाला मंदिर बोलेगा तो कहाँ है? तो केरल में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आए, करा कि बक्सर का युद्ध जो है ना किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए। बक्सर का जो युद्ध था किस वर्ष लड़ा गया था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1764 में बक्सर का जो है ना युद्ध लड़ा गया था। और याद रखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 101वां क्या है? संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान के 101वां संविधान संशोधन नियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर क्या है? तो लागू किया गया था। और अगर बात करें कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की जो है ना सहायक नदी क्या है? तो नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सी नदी है ना जो गंगा की क्या है? सहायक नदी नहीं है, बताइए कौन नहीं है?
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्रावती नहीं है, लेकिन यमुना है, गोमती है, सोन है। ठीक है, तो इंद्रावती जो है गंगा की क्या है? सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती बोलेगा तो गोदावरी की क्या है? तो सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पे करा कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से क्या है? तो संबंधित है, बताइए। पाइका नृत्य जो है इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा राज्य से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि किस आंदोलन को भारत का पहला समन्वय आंदोलन कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस आंदोलन को भारत का पहला समन्वय आंदोलन कहा जाता है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चंपारण आंदोलन। क्या होगा? तो चंपारण आंदोलन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से जो है ना किसके प्रति जवाबदेह होती है? मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है, बताइए। क्या होगा? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा के प्रति क्या जवाबदेही होती है। तो मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है? जवाबदेही होती है। नेक्स्ट है करा इडुक्की जलविद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर जो है ना बनाई गई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इडुक्की जलविद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है, बताइए। क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पेरियार नदी पे क्या है? तो बनाया गया है। तो याद रखिएगा इडुक्की जो है ना जलविद्युत परियोजना क्या है? पेरियार नदी पे बनाया गया है। और पेरियार नदी केरल राज्य की जो है ना सबसे लंबी और क्या है? सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ना वापस आए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? कब आए थे, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वर्ष 1915 में वापस आए थे। नेक्स्ट है करा कि आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आनंद मठ नामक जो है ना आनंद मठ जो उपन्यास है के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो आनंद मठ उपन्यास लिखने वाला कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा नदी का क्या है? तो डॉल्फिन है। तो गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है। और गंगा डॉल्फिन को जो है ना 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? तो तिरहुत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी क्या स्थित है, बताइए। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पश्चिमी चंपारण में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, बताइए। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिंह। कौन थे? सिन्हा थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बोलेगा तो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट है करा कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डुमरांव बक्सर में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरांव बक्सर में हुआ था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए करा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 71 कितना है? तो 2% है। 71.2% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर बोले कितना? 71.2% है। अगर बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% थी, जो देश के सभी राज्यों में क्या है? सबसे कम थी। ठीक है, अगर बात करें कि महिला साक्षरता दर 2011 में कितना है? तो 51.5% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 36 का आ रहा है कि किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण क्या कहलाते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन को 2 संस्करण क्या कहलाते हैं? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है, बताइए।
निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अंडाशय जो है ना विकसित होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अवक्षेपण का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट है करा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता त्रिज्या पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वक्ता केंद्र पर बनता है। नेक्स्ट है करा कि कोई पदार्थ आवेश के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है, इसकी माप जो है ना क्या कहलाती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कोई पदार्थ आवेशों के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है, इसकी माप जो है ना क्या कहलाती है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस जो है ना कहाँ स्थित होता है? बताइए। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दर्पण के पीछे क्या होता है? तो स्थित होता है। नेक्स्ट है करा कि हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्पादक भूमिका जो है ना, उत्पादक की भूमिका क्या करते हैं? निभाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया अवक्षेपण विक्रिया का जो है ना उदाहरण है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विक्रिया है ना जो क्या है अवक्षेपण विक्रिया क्या है, उदाहरण है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, NaCl प्लस AgNO3 और क्या NaNO3 प्लस क्या होगा? AgCl होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? तो लंबा होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया सकता? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया सकता? बताइए। किसे नहीं किया कर सकते हैं? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? तो रोम होगा। ठीक है। और रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली क्या है? मेमोरी होता है। और रोम जो होता है नॉन वोलाइट क्या है? मतलब अवाष्पशील मेमोरी होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की प्रजाति अस्तित्व आयोग मतलब क्या स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC के पहले SI अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विवेक मेनन को चुना गया है। नेक्स्ट है कर अक्टूबर 2025 में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अक्टूबर 2025 में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तरुण गर्ग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करा कि सुंदरवन में सतत जलीय कृषि के लिए किस मॉडल को खाद्य और कृषि संगठन से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुंदरवन में सतत जलीय कृषि के लिए किस मॉडल को खाद्य और कृषि संगठन से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, SAIME जो है ना SAIME सेमी मॉडल जो है ना क्या हुआ है? तो मान्यता जो है ना प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को भारत सरकार द्वारा कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए फ्यूचर लेडी फोर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अनिल चौहान, याद रखिए ना कि सीरियस के जो है ना अगर हेड पूछेगा तो कौन है, अनिल चौहान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार का कौन सा झील भारत की 54वीं रामसर साइट बनी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कौन सा झील है जो भारत की 54वीं क्या है, तो रामसर साइट बनी है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गोगावील झील बनी है। कौन बनी है, गोगावील झील बनी है। तो बिहार का गोगावील झील भारत की 54वीं क्या है, तो रामसर साइट बनी है। और बिहार के कटिहार जिले में क्या है, गोगावील झील स्थित है। अगर पूछे गोगावील झील कहाँ स्थित है, तो बिहार के कटिहार जिला में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, बताइए किसको नियुक्त किया गया है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस देश के साथ भारत ने हाल ही में व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने पर ध्यान जो है ना केंद्रित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस देश के साथ भारत ने हाल ही में व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा देश है, तो कनाडा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में कह रहा है 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, बताइए। जिसकी थीम जो है ना, जिसका थीम 2025 की थीम क्या है, द गर्ल आई एम द चेंज आई क्या है, लीड है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसकी 2025 की थीम द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड है, बताइए क्या मनाया जाता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, और इसका थीम पूछेगा तो क्या है, 2025 का थीम बोलेगा तो द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना किसे प्रदान किया गया, बताइए। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये सब क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछता है। तो ये 2025 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना किसे प्रदान किया गया है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मारिया कोरिना मचाडो को जो है ना दिया गया है। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है ये 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC कहाँ आयोजित किया गया है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्रिज टाउन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है करें 11 अक्टूबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बिहार के किस महान नेता को उनकी जयंती पर उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि अर्पित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें 11 अक्टूबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बिहार में किस महान नेता को उनकी जयंती पर उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि अर्पित किया है, बताइए कौन सा नेता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, लोक नायक कौन है, जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव में जो उनका क्या है श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन सा देश किया है, तो भारत किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 पे देखिए, यहाँ से जो है ना मोटर व्हीकल अधिनियम और लुब्रिकेंट से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कितना जुर्माना है, 1,000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 पे, थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, कोई नहीं, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको जो है ना अच्छे से दिखेगा, बाकी जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनिएगा। कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता ना देने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता ना देने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 10 रुपये का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 का कौन सा अध्याय ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 का कौन सा अध्याय ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अध्याय कितना होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हल्के मोटर वाहनों के लिए ओवर स्पीडिंग, तेज गति पर 2019 संशोधन के बाद पहली बार क्या जुर्माना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हल्के मोटर वाहनों LMB के लिए ओवर स्पीडिंग, तेज गति पर 2019 संशोधन के बाद पहली बार क्या जुर्माना है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1000 से क्या है, 2000 रुपये का क्या है जुर्माना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 CMVR के तहत वाहनों में अनधिकृत संशोधन, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन जैसे कि तेज आवाज़ वाले साइलेंसर लगाना दंडनीय है। यह नियम क्यों बनाया गया है, बताइए, बताइए क्यों बनाया गया है नियम। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह नियम जो है ना बनाया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि माल परिवहन, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे ट्रक को चलाने के लिए किस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि माल परिवहन, गुड ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे ट्रक को चलाने के लिए किस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, HMV हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो है ना आवश्यकता होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नो एंट्री का अनिवार्य चिन्ह जो है ना कैसा होता है, बताइए। नो एंट्री का अनिवार्य चिन्ह कैसा होता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लाल बॉर्डर के साथ गोल चिन्ह के बीच एक क्षैतिज काली पट्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो एंट्री का अनिवार्य चिन्ह कैसा होता है, कैसा दिखता है या कैसा होता है। तो लाल बॉर्डर के साथ गोल चिन्ह पर बीच में क्या है, क्षैतिज काली पट्टी होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हॉर्न बजाना मना है का चिन्ह आमतौर पर किन क्षेत्रों में लगाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हॉर्न बजाना मना है का चिन्ह आमतौर पर किन क्षेत्रों में लगाया जाता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अस्पताल और स्कूल के जोन के पास लगाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिसलन भरी सड़क का सचेतक चिन्ह जो है ना किस आकार का होता है, बताइए। फिसलन भरी सड़क का सचेतक चिन्ह जो है ना किस आकार का होता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा, करा आगे गार्ड सहित रेलवे क्रॉसिंग है, मतलब क्या है, गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग या किस प्रकार यातायात जो है ना चिन्ह है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है आगे गार्ड सहित रेलवे क्रॉसिंग है, किस प्रकार का यातायात चिन्ह है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सचेतक क्या है, चेतावनी जो है ना ये चिन्ह है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए, करा कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र फर्स्ट एड पोस्ट की सुविधा को दर्शाने वाला सूचनात्मक और चिन्ह आमतौर पर किस पृष्ठभूमि पर जो है ना बना होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की सुविधा को दर्शाने वाला सूचनात्मक चिन्ह आमतौर पर किस पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड पर बना होता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, नीली पृष्ठभूमि पर बना होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक आयताकार बोर्ड पर पी लिखा है, कह रहा है एक आयताकार बोर्ड जिस पर पी लिखा है एक मोटरसाइकिल का चित्र क्या दर्शाता है, बताइए। ये जो चित्र है ना क्या दर्शा रहा है, बताइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल मोटरसाइकिल के लिए क्या है, तो पार्किंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि यदि सड़क के बीच, कह रहा है यदि सड़क के बीच एक टूटी हुई पीली रेखा मतलब ब्रोकन येलो लाइन, तो इसका क्या अर्थ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि सड़क के बीच में एक टूटी हुई पीली रेखा, तो इसका है मतलब टूटी हुई पीली रेखा है, तो इसका क्या अर्थ है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सावधानी के साथ ओवरटेक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुँचते हैं और पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुँचते हैं और पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वाहन धीमा करना चाहिए और पैदल यात्रियों को पहले जाने देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट में लाल तीर का क्या अर्थ है, बताइए।
ट्रैफिक लाइट में लाल तीर का जो है ना क्या अर्थ है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उस दिशा में मुड़ना या जाना फिलहाल क्या है? तो प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है करा कि वाहन चालक द्वारा दाहिना हाथ बाहर निकालकर हथेली को सामने की ओर रखना, हाथ को हिलाना नहीं, क्या संकेत देता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वाहन चालक द्वारा दाहिना हाथ बाहर निकालकर हथेली को सामने की ओर रखना, हाथ को हिलाना नहीं, क्या संकेत देता है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दाएं मुड़ने का क्या है? तो इरादा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस यदि अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर दिखाए तो इसका क्या अर्थ है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि ट्रैफिक पुलिस यदि अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर दिखाए तो इसका क्या अर्थ है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सामने से आने वाले यातायात को रोकने का क्या है? तो संकेत है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि ट्रैफिक पुलिस यदि अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर हथेली का सामने की ओर दिखाए तो इसका अर्थ सामने से आने वाले यातायात को रोकने का क्या है? तो संकेत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? यहाँ पे बोल रहा है HSRP का जो फुल फॉर्म है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वाहन को चोरी और जालसाजी को क्या करना से जो है सुरक्षित करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह कि राज्य विशिष्ट मोटर वाहन नियमावली स्टेट मोटर व्हीकल रूल्स बनाने का अधिकार किसे है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विशिष्ट मोटर वाहन नियमावली जो है ना बनाने का अधिकार किसे है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संबंधित राज्य सरकार को क्या है? तो ये अधिकार है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र RC के वाहन चलाना क्या है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र RC को वाहन पर चलाना जो है ना क्या है बताइए? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एक दंडनीय क्या है? तो अपराध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक पेट्रोल SI इंजन में यदि इग्निशन टाइमिंग बहुत अधिक एडवांस सेट है तो इसका सबसे संभावित जो है ना परिणाम क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक पेट्रोल मतलब SI इंजन में यदि इग्निशन टाइमिंग बहुत अधिक एडवांस सेट है तो इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंजन में नॉकिंग या डेटोनेशन जो है ना होगा। इंजन में क्या होगा? नॉकिंग या डेटोनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है कि डीजल मतलब डीजल CI इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का कार्य पेट्रोल SI इंजन के स्पार्क प्लग से किस प्रकार मौलिक रूप से जो है ना भिन्न है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डीजल मतलब CI इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का कार्य पेट्रोल मतलब SI इंजन के स्पार्क प्लग से किस प्रकार के मौलिक रूप से क्या है? तो भिन्न है बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंजेक्टर दहन के लिए ईंधन की सही मात्रा का छिड़काव करना और स्पार्क प्लग ईंधन हवा के मिश्रण को जो है ना प्रेरित करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा, यदि किसी वाहन का थर्मोस्टेट अस्थायी रूप से खुली स्थिति में फंस गया हो तो इसका मुख्य लक्षण क्या होगा बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी वाहन का थर्मोस्टेट अस्थायी रूप से खुली स्थिति में फंस गया हो तो इसका मुख्य लक्षण क्या होगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंजन अपने समान ऑपरेटिंग तापमान तक पहुँचने में बहुत अधिक समय लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि रैंक और पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम का मुख्य लाभ वर्म एंड सेक्टर प्रकार की तुलना में क्या है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रैंक और पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम का मुख्य लाभ वर्म एंड सेक्टर प्रकार की तुलना में क्या है बताइए? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यह क्या अधिक सीधा और सटीक क्या स्टीयरिंग फीडबैक देता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक वाहन में डिफरेंशियल कि विफल हो या जाम होने का सबसे स्पष्ट लक्षण क्या होगा बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक वाहन में डिफरेंशियल के विफल मतलब फेल हो जाने या जाम होने का सबसे स्पष्ट लक्षण क्या होगा? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मोड़ लेते समय विशेषकर धीमी गति पर अंदरूनी या बाहरी टायर घिसेगा या हॉप करेगा। ठीक है, घिसटेगा और क्या होगा? तो हॉप करेगा मतलब हॉपिंग करेगा। नेक्स्ट है कहना कि आधुनिक वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर के सही ढंग से काम करने के लिए क्या आवश्यक है बताइए? आधुनिक वाहन में कैटेलिटिक कन्वर्टर के सही ढंग से काम करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केवल अनलेडेड क्या पेट्रोल का जो है ना उपयोग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 पे आइए करा, यदि किसी वाहन के एग्जॉस्ट से लगातार नीला धुआं निकल रहा है तो यह किस आंतरिक इंजन की समस्या का सबसे मजबूत संकेत है बताइए?
यहाँ पे क्वेश्चन करा, यदि किसी वाहन के एग्जॉस्ट से लगातार नीला धुआं निकल रहा है तो यह किस आंतरिक इंजन समस्या का सबसे मजबूत संकेत है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, घिसे हुए पिस्टन रिंग्स या वॉल्व सील के कारण इंजन जो है ना वाल्व का क्या है तो जलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 88 पे आइए। 88 पे करा क्वेश्चन 88 करा है कि ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए। करा है कि ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्रेक पेडल पर लगाए गए आंतरिक बल को हाइड्रोलिक दबाव में क्या करना, तो बदलना। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि टायर पर P215 यह क्या है 65R215 लिखा है, इसमें 65 अंक क्या दर्शाता है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि टायर पर P215 मतलब /65R15 लिखा है, तो इसमें 65 अंक क्या दर्शाता है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टायर की साइड वॉल ऊंचाई की उसकी चौड़ाई के प्रतिशत के रूप में क्या है अनुपात बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा, यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर घूमती मतलब इंजन क्रैक होता है तो लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं हो सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर घूमती है और इंजन क्रैक होता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं हो सकता है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बैटरी पूरी तरह से क्या है डेड होना ये नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूल पंप खराब होना हो सकता है, इग्निशन सिस्टम में खराबी स्पार्क नहीं मिल रहा हो ये भी हो सकता है, और टाइमिंग बेल्ट का टूट जाना ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सी क्या होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, तो यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर घूमती है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता तो निम्नलिखित कारण में से क्या होगा? बैटरी पूरी तरह से जो है डेड होना ये क्या है तो कारण जो है ना मतलब यहाँ पे कारण नहीं हो सकता है, मतलब ये कारण क्या होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 पे करा है कि व्हील अलाइनमेंट, करा है कि व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग में मुख्य अंतर क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग में मुख्य अंतर क्या है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अलाइनमेंट टायरों के कोण को समायोजित करता है और बैलेंसिंग पहिए के वजन को समापन रूप से क्या करता है, तो वितरित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 पे आइए। करा है कि एक वाहन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही है, करा एक वाहन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही है, जांच करने पर पाया गया कि इंजन बंद होने पर भी बैटरी से क्या करंट खींच रहा है, तो इसका संभावित कारण क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक वाहन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही है, जांच करने पर पाया गया कि इंजन बंद होने पर भी बैटरी से करंट खींच रहा है, तो इससे इसका सबसे संभावित जो कारण होगा ना क्या होगा, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कोई इलेक्ट्रिकल घटक जैसे लाइट या रेडियो बंद होने पर भी चालू रह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा, यदि मैनुअल गियरबॉक्स वाली गाड़ी में क्लच पेडल दबाने पर गियर बदलने में कठिनाई होती है, पिसने की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, यदि मैनुअल गियरबॉक्स वाली गाड़ी में क्लच पेडल दबाने पर गियर बदलने में कठिनाई होती है, पिसने की आवाज़ आती है, तो इसका क्या मतलब है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्लच पूरी तरह से क्या है डिसएंगेज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि सस्पेंशन सिस्टम में शॉक ऑब्जर्वर का घिस जाना या खराब हो जाना किस लक्षण में सबसे स्पष्ट रूप से जो है ना पहचाना जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सस्पेंशन सिस्टम में शॉक ऑब्जर्वर का घिस जाना या खराब हो जाना किस लक्षण में सबसे स्पष्ट रूप से जो है ना पहचाना जा सकता है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उबड़ खाबड़ रास्तों का वाहन का अत्यधिक जो है ना उछलना। ठीक है, तो याद रखिए ना कि सस्पेंशन सिस्टम में शॉक ऑब्जर्वर का घिस जाना या खराब हो जाना उबड़ खाबड़ रास्तों पर वाहन का अत्यधिक उछलना जो है ना लक्षण से स्पष्ट रूप से जो है ना पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 पे करा, यदि इंजन का एयर फिल्टर अत्यधिक जाम हो जाए तो इसका एयर फ्यूल मिक्सचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, यदि इंजन का एयर फिल्टर अत्यधिक जाम हो जाए तो इसका एयर फ्यूल मिक्सचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मिक्सचर रिंच हो जाएगा, मतलब ईंधन अधिक और क्या होगा हवा जो है ना कम होगा। ठीक है, तो यदि इंजन का एयर फिल्टर अधिक जाम हो जाए तो इसका जो है ना एयर फ्यूल मिक्सचर रिच हो जाएगा और ईंधन क्या अधिक हवा और क्या कम हो जाएगा। ठीक है, ईंधन अधिक और हवा कम। नेक्स्ट है करा, इंजन ऑयल के ग्रेड 10 वाट से क्या है 30 में 10 वाट और 30 क्रमशः क्या दर्शाते हैं, बताइए। करा इंजन ऑयल के ग्रेड 10W और 30 में 10W और 30 क्रमशः क्या दर्शाते हैं। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 10W ठंडे मौसम में श्यानता मतलब इसको सीटी, और 30 जो है ऑपरेटिंग तापमान पर क्या है श्यानता दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा, ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, अगर ABS का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस स्थिति में सक्रिय होता है, बताइए।
एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस स्थिति में सक्रिय होता है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जब ब्रेक पेडल को बहुत जोर से दबाया जाता है जिसमें पहिए लॉक होने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि यदि वाहन का अल्टरनेटर पूरी तरह से विफल हो जाए तो क्या होगा? बताइए, पहले क्वेश्चन को समझिए। करें यदि वाहन का अल्टरनेटर पूरी तरह से विफल हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, वाहन तब तक बैटरी की पावर पर चलता रहेगा जब तक बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो जाती है। तो याद रखिएगा कि यदि वाहन का अल्टरनेटर पूरी तरह से विफल हो जाए तो वाहन तब तक बैटरी की पावर पर चलता रहेगा जब तक बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि कूलेंट में एंटी फ्रीज आमतौर पर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने का दोहरा उद्देश्य क्या होता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कूलेंट में एंटी फ्रीज आमतौर पर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने का दोहरा उद्देश्य क्या होता है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है और हिमांक जो है ना, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है? तो कम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। करा यदि टायर के दोनों बाहरी किनारे यदि टायर के दोनों बाहरी किनारे बीच के हिस्से की तुलना में तेजी से घिस रहे हो तो इसका किसका सबसे स्पष्ट संकेत है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा यदि टायर के दोनों बाहरी किनारे बीच के हिस्से की तुलना में तेजी से घिस रहे हैं तो इसका किसका सबसे स्पष्ट संकेत है? बताइए, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टायर में हवा का दबाव जो है ना बहुत कम है, मतलब अंडर इन्फ्लेशन होना। ठीक है, तो याद रखिए ना कि यदि टायर के दोनों बाहरी किनारों के बीच के हिस्से की तुलना में तेजी से घिस रहे हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि टायर में हवा का दबाव बहुत कम होना। ठीक है, और याद रखिए कि टायर के घिसने का पैटर्न उसके दबाव और अलाइनमेंट के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसका क्या है? तो कारण है। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट और है कि आप सभी लोग जितना जल्दी हो 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग जो है राहुल स्टडी ग्रुप का जो परिवार है आप सभी लोग बना दीजिए। आपके घर में जितने भी मोबाइल है ना सभी में जो है राहुल स्टडी ग्रुप जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे हम पहले भी रिक्वेस्ट किए, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं आपके घर में जितने भी फ़ोन है सभी में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है उसको सब्सक्राइब करके जो है ना रख दीजिए, ताकि जो है ना आपका जो परिवार राहुल स्टडी ग्रुप है जल्द से जल्द जो है ना 1 लाख का परिवार बन जाए। और आप सभी लोग जितने भी बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी करते हैं सभी लोग जितने भी लोग ग्रुप से ज्वाइन किए हुए हैं आप लोग के लिए जो है ना अब से जो है आपके ग्रुप में बहुत सारे क्लास का लिंक जाएगा। तो जो भी क्लास का लिंक जाएगा ना उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपके लिए जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होगा। बाकी करेंट का जो है ना PDF हम 1 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक डाल दिए हैं, बाकी उस करेंट के लिए उसी को पढ़िए, बाकी क्लास देखिए, आपका यहाँ से जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हर वो आप सोच रहे हैं ना कि दो दिन में जो आपको करंट का जो है ना टेस्ट करवा दें, इस प्रकार आपका जो है ना करंट का सारा हम फिनिश करवा देंगे। बाकी जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर ग्रुप में ऐड हैं उसमें जो है ना आप इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो भी और भी जैसे गौरव सर के हैं और भी जो लगा कि हाँ ये क्लास इंपॉर्टेंट है उस क्लास का लिंक आपके ग्रुप में जाएगा। लिंक उस क्लास को जरूर देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में जो है ना आपका 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार अच्छा चांस है कि बहुत लोग के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जो लोग फॉर्म भरे उनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल है, जो उनका मतलब एम है कि नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन ले लेना है, इस बार जो है ना अंतिम मेरा एज बच रहा है, तो आप सभी लोग जो है ना जी जान लगा के तैयारी कीजिए। बाकी हर वो क्लास को रिवीजन कीजिए, आपके पास जो है ना क्लास का रिवीजन क्लास 2-3 का क्लास अपलोड है उसको भी देख लीजिए। बाकी जो आगे क्लास आएगा हम कोशिश करेंगे ना कि ये जो बुक है वॉल्यूम 2 है ना इसको हम 1 सप्ताह में ख़त्म कर दें, 2-3 क्लास पर डे आएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बाकी हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा प्रॉब्लम था। बाकी जितने लोग ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए अंतिम समय में ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ग्रुप में प्रैक्टिस सेट लगाइए और आपका जो है ना होमवर्क देकर के टेस्ट भी हो रहा है। और आपका कल से जो है ना परसों से आपका हम साइंस का होमवर्क का स्टार्ट कर देंगे। तो साइंस जो है ना आपका जो 10-15 क्वेश्चन जो आपका 10+ क्वेश्चन जो आएगा वहाँ से जो है ना आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्लास तो कर ही रहे हैं, तो सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा और ये फ़ोन पे नंबर है 7549392490। इसी नंबर पे जो है 99 रुपये पेमेंट कीजिएगा। और यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट करके। आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट या जो भी लगे या तो 1 घंटा भी लग सकता है, अगर देखेंगे तो लिंक आपको जो है ना आपको ग्रुप का लिंक आपको दे देंगे, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अंतिम समय में जो है जितना हो सकेगा हमसे राहुल स्टडी ग्रुप उतना मेहनत करेगा आप सभी के लिए कि जितने भी लोग जो है ना क्लास देखते हैं, जितने भी लोग राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं उनका 100% जो है ना रिजल्ट हो। बाकी जो बोला जाएगा उसको करिएगा, आपका 100% रिजल्ट होगा। अच्छा मौका है क्योंकि
इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगा ना ड्राइवर का, उसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे। ये आपका इसमें जो है ना बहुत कम फॉर्म डला है, तो आपका चांस जो है ज़्यादा बनता है। और अंत समय में जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। बाकी जो पीछे क्लास हो चुका है, जितना हो सके क्लास कीजिए। बाकी इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस ग्रुप में जो है ना बहुत सारे क्लास का हम लगेगा कि हाँ सिलेबस के अनुसार एक क्वेश्चन इससे आ सकता है इस क्लास से, इस वीडियो से। तो हम किसी भी टीचर का जो है ना हम लिंक ग्रुप में डालेंगे, तो आप सभी लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। अंत समय में मेरा उद्देश्य यही रहेगा ना कि आप लोग का रिजल्ट हो, ठीक है। बाकी सभी लोग का जो समझे मेरा प्रॉब्लम, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी आगे हर वो क्लास कंटिन्यू रहेगा। बाकी जो क्लास कंटिन्यू चल रहा है उसको हम जल्दी से जल्दी जो है ना ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम से 5 दिन पहले आपका सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना समाप्त हो जाए, ठीक है। बाकी सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं उसमें जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।